किया। ओके, ठीक ठीक। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मनु। तुम्हारा? चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 को पढ़ा दिया है, कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो जब भी टाइम मिलेगा तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, वरना अपना पूरा वीडियो यूट्यूब पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ पर डे। सर राहुल भदौरिया, यूट्यूब पे जाओगे। इसमें क्या है, बेसमेंट है, नेट थोड़ा सा गड़बड़ करता है। वाईफाई लगवा रहा हूँ, आज देखो आ जाए तो कल लग जाए। अब इस पर सर्च करो। अभी नेट ज़्यादा चल नहीं रहा, वरना अभी तक तो आ जाता। ये मेरा चैनल है। अब ये सभी आपके 10 12 दोनों का चलता है। 10th का वीडियो 8 बजे आता है, 9 12th का 9 बजे आता है पर डे का। ठीक है, पिछले 2 दिन से कल नहीं डाला है वीडियो, लैपटॉप में कुछ टेक्निकल एरर थी, कल सही करवाइए। आज से फिर डे पर डे 9 बजे मिलेगा आपको। तो यहाँ से पूरा चैप्टर समझाया है बिल्कुल स्टार्टिंग से। यहाँ से पढ़ना है क्लास 12, क्लास 1, ये क्लास 2, क्लास 3, फिर होगा क्लास 4 और ये 5। 5 क्लासेस हो चुकी है। जो भी अभी तक पढ़ाया है पूरा पढ़ना। चैप्टर के साथ साथ कुछ और भी जानकारी दी गई है उसमें। फिर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, बाद में मैं बता दूंगा। कहानी समझना। क्वेश्चन था, फ्रेंच थिंग्स, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। तो इसमें कहानी में है क्या, समझ लेना। फ्रांस की एक डिस्ट्रिक्ट थी एल्सेस और लॉरेन, 2 जिले थे उसके, वो जर्मनी के कब्जे में आ गए। एक्चुअल में प्रूशियन और फ्रैंको वॉर हुआ था, और प्रूशियन ने फ्रैंको को हरा दिया, फ्रैंको मतलब फ्रांस को। और फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट थी, कौन सी, एल्सेस और लॉरेन। तो एल्सेस और लॉरेन किसके कब्जे में आ गई, जर्मनी के। प्रूशियन में 3 कंट्रीज थी, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे फ्रांस से। फ्रांस हार गया तो फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन किसके कब्जे में आई, जर्मनी के में। तो जर्मनी के कब्जे में आते ही इन्होंने यह कह दिया कि सुनो, तुम फ्रांस में फ्रेंच बोलते होगे, अब तुम जर्मन हो चुके हो, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ नहीं बोलनी, तुम कौन सी भाषा बोलोगे, जर्मन। आज से तुम्हारे स्कूल में ना फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, ना बोली जाएगी, ना लिखी जाएगी, सभी आपका पूरा सिलेबस जर्मन लैंग्वेज में होगा। इस बात से वहाँ का एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच, वो बहुत आहत हुआ है, मतलब उसको बड़ा दुख हुआ। और इनके एक टीचर थे एम हेमल, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, 40 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज ये उनकी लास्ट क्लास है। उस क्लास में क्या क्या होता है, लोग क्या क्या सोचते हैं, ये पूरी कहानी में हमने पढ़ा है। ठीक है, और पूरा डिटेल में चैप्टर देखना, फिर मैं एक बार आपको समझा भी दूंगा। एक आध दिन में इनका टेस्ट होगा, खत्म होते ही उस दिन आपको बैठ के कहानी समझा दूंगा, ये लोग अपना टेस्ट दे देंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये सोचता है क्या, कि सोच रहा था कि ये गलत बात है, हम लोग फ्रेंच भाषा पढ़ते हुए बोलते हुए बड़े हुए हैं, अब ये लोग हमसे कह रहे हैं कि आप फ्रेंच भाषा मत बोलो, आप क्या बोलो, जर्मन बोलो। तो ये तो अनफेयर हुआ ना, अनकाइंड हुआ ना, ये सही नहीं है। अगर आप किसी कबूतर से कहो, वो कबूतर बैठा था एक दीवार पे ऊपर, तो उसने उसको देखते हुए मन में सोचा कि क्या जर्मन वाले ये कहेंगे कि इस कबूतर भी कहेंगे सुन तू जर्मन में रह रहा है, तू कू मत कर, तू कुई कुई कर। ऐसा कुछ है नहीं। कुइंग का मतलब होता है कू करना। तो जैसे कि कुइंग यानी कू करना एक कबूतर की नेचुरल हैबिट है, उसकी नेचुरल आवाज है, उसको आप बदल नहीं सकते। ऐसे ही फ्रेंच हमारे लिए नेचुरल है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू चेंज द वे पिजन सिंग, ये आंसर में लिखा मिलेगा। पिजन जो बोल रहा है, जो उसकी भाषा है, उसको बदलना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसे ही हम लोग जो फ्रेंच भाषा पढ़ते हुए बोलते हुए पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, अब हमसे कहा जा रहा है जर्मन बोलो, तो ये बड़ा ही डिस्कम्फर्ट वाली बात होगी, दर्दनाक बात होगी, और हमें बड़ा ही समस्याओं का समाधान सामना करना पड़ेगा। ऐसा उसने मन में सोचा था।
वही क्वेश्चन बन के आ गया आपका सामने। क्या पूछा? फ्रेंच थिंक्स मतलब सोचना, फ्रेंच सोचता है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो उनको भी गाना सिखा देंगे? कौन सी भाषा में? जर्मन में। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। गाना मतलब जो भाषा वो बोलते हैं, कू करते रहते हैं, तो बोल रहे हैं क्या इनसे भी कहेंगे कि तुम जर्मन भाषा में ये सब करो? वॉट वुड दिस मीन, इसका मतलब आखिर क्या होता है? तो ये इसका आंसर आपको देना है, ध्यान से समझना। फ्रेंच थिंक्स, फ्रेंच सोचता है। दैट मतलब कि दे हैव ग्रोन अप, ग्रो अप का मतलब बड़े होना, ग्रोन अप उसकी थर्ड फॉर्म है क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? हैव। तो दे हैव ग्रोन अप, वे बड़े हुए हैं यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। सिंपल सी है, पहली लाइन याद हुई। फ्रेंच सोचता है, सोचने को थिंक कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगेगा? एस। तो फ्रेंच थिंक्स दैट, वे बड़े हुए हैं, वे मतलब दे, ठीक है। हैव ग्रोन अप मतलब बड़े हुए हैं, क्या करते हुए? फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हुए, तो यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। तो पहली लाइन याद हुई, फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। सिंपल है, फ्रेंच सोचता है, फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप, वो बड़े हुए हैं यूजिंग इस्तेमाल करते हुए कौन सी भाषा? एक लाइन हुई, बोला लास्ट बार। फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। बोलो। फ्रेंच लैंग्वेज, वेरी गुड। अभिषेक, वेरी गुड, बोलो। यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज, वेरी गुड। इतनी एक लाइन हुई सबको। आगे क्या बोला गया, ध्यान देना। एंड इट इज स्नैचिंग अवे, इट इज मतलब यह, स्नैचिंग छीन रही है, अवे मतलब हमसे दूर जा रही है, फ्रॉम देम मतलब उन लोगों से। एंड इट इज स्नैचिंग अवे, वो छीन रही है उनसे, फ्रॉम देम। सिंपल है। तो क्या कहा? फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम। इट इज मतलब यह, स्नैचिंग अवे छीन रही है, किससे? उनसे, तो फ्रॉम देम। बोर्ड पे मत देखना बिल्कुल भी, ठीक है। फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम। बोलो। फ्रेंच लैंग्वेज क्या हो रही? छीन रही है, स्नैचिंग अवे फ्रॉम। स्नैचिंग कहते हैं, स्नैचिंग, छीना झपटी कहते हैं इसको, उसको स्नैच कहते हैं। तो यहां तक याद हुआ? सिंपल है यहां तक, आगे समझना। इट विल बी अनफेयर एंड अनकाइंड, ये कैसा होगा? अनफेयर मतलब सही नहीं होगा, अनकाइंड मतलब दयालुता वाला काम नहीं है। ये तुम क्रूअल हो रहे हो, किसी के प्रति निर्दयी हो रहे हो, उनसे कह रहे हो कि आप ऐसा करो, जबरदस्ती करो, मन नहीं है फिर भी। तो इट विल बी अनफेयर, यह रहेगा अनफेयर और कैसा? अनकाइंड। अब देखो फिर सुनना, याद करने का तरीका, जैसे अपन कुछ भूल रहे हैं तो अपन हिंदी समझ में आ रही है ना, हमें हमें हिंदी में पता है, और कनेक्ट कैसे क्वेश्चन को, आंसर जो लिखे हैं इस तरीके से कनेक्टेड है कि आप एक के बाद एक सवाल पूछो, आंसर मिलेगा। फ्रेंच सोचता है, क्या सोचता है? कि वे बड़े हुए हैं, दे हैव ग्रोन अप, कैसे बड़े हुए? यूज करते हुए, यूजिंग, क्या यूज करते हुए? फ्रेंच लैंग्वेज। अब वो हमसे क्या हो रही है? छीन रही है, वह मतलब इट इज स्नैचिंग, छीन रही है, अवे फ्रॉम देम, ठीक है। अब जब छीन रही है तो ये बात अच्छी रहेगी क्या? तो इट विल बी कैसा रहेगा? अनफेयर और अनकाइंड। अब ऐसे, अब आंसर जब सुनाया करो तो ऐसे सोचा करो कि अच्छा ये हुआ, इसका अब सवाल पूछते चलो। फ्रेंच थिंग्स क्या सोचता है? बड़े हुए हैं, दे हैव ग्रोन अप, कैसे? यूज करते हुए, यूजिंग, क्या यूज करते हुए? फ्रेंच लैंग्वेज। अब वो छीन रही है, इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम, ये कैसा है? इट विल बी, दुल्हन बोलना।
French thinks that they have grown up using French language and it is snatching away from them. It will be unfair and unkind. इतना हो गया, आगे चले. फ्रेंच लैंग्वेज इज नेचुरल टू देम. अब वो बता रहा है फ्रेंच लैंग्वेज नेचुरल है टू देम, उनके लिए. जैसे कि क्विंग किसके लिए, जैसे क्विंग पिजन के लिए नेचुरल है, ऐसी फ्रेंच लैंग्वेज किसके लिए नेचुरल है, उनके लिए. तो फ्रेंच लैंग्वेज इज मतलब है कैसी है, नेचुरल है, उनके हैबिट में बचपन से सीखी है. तो फ्रेंच लैंग्वेज इज नेचुरल टू देम एज क्विंग टू द पिजन्स. समझ में आ गया. तो हमने क्या कहा, पूरी बातें सुनना. पहले आपके माइंड में आइडिया होने चाहिए, थॉट्स होने चाहिए कि आखिर हम आंसर में लिख क्या रहे हैं. केवल सुनना, मन में बताना. फ्रेंच सोचता है वे पले बड़े हैं, दे हैव ग्रोन अप. फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज. अब क्या हो रहा है, वो छिन रही है. इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम. अब छिन रही है तो ये कैसा होगा, इट विल बी अनफेयर एंड अनकाइंड. यहाँ तक ठीक है. अब हमने बताया फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए कैसी है, नेचुरल. तो फ्रेंच लैंग्वेज इज नेचुरल टू देम, जैसे कि एज गोइंग टू द. इन लाइन हो गई, पूरा बोलना. फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम. It will be unfair and unkind. Natural to them as going to the prison. सिंपल है, बोलो निधि. वेरी गुड, तुम बोलो. कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है उससे. वेरी गुड, आप कोशिश करो बेटा. हाँ, हाँ फिर इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम विल बी अनफेयर. वेरी गुड. फ्रेंच लैंग्वेज नेचुरल टू देम एज गोइंग टू द. थोड़ा 1 2 4 दिन लगेंगे, हैबिट में आ जाएगा याद करने का. ठीक है, आगे बढ़े, हो गया ना. चलो, समय ज्यादा खराब नहीं करें, कंप्लीट करते हैं उसको. इसीलिए, सो मतलब इसीलिए. कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता. क्या, बाध्यता मतलब किसी काम को करना जरूरी हो जाए, वो क्या हो जाता है, बाध्यता. कुछ लोग गांव में बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलेंगे, अपनी भाषा में कहते हैं, जब जमोड़ा ने हम बधिया कर ले. बधिया कर ले मतलब मजबूर कर दिए ऐसे काम करने पे, या फिर हमारी चल नहीं रही है, ये कुछ ना कुछ ऐप करता रहता है. आती दुखी बधिया ये कहते हैं भाषा. वो कहना क्या चाह रहे हैं, कंपल्सन मतलब उन्होंने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया हमें. तो कंपल्सन टू स्पीक एनोदर लैंग्वेज. कंपल्सन यानी बाध्य कर देना, मजबूर कर देना. टू स्पीक बोलने के लिए, एनोदर लैंग्वेज एक दूसरी भाषा को. इज लाइक कैसी रहेगी, डोमिनेटिंग. डोमिनेटिंग किसी का मतलब कोई चाहे ना चाहे उसके ऊपर अपना दबदबा बना दो कि ऐसा करना पड़ेगा, वो डोमिनेटिंग कहलाता है. ठीक है कि नहीं. तो कंपल्सन बाध्यता किस चीज की, टू स्पीक एनोदर लैंग्वेज दूसरी भाषा बोलना. इज है कैसा है, लाइक डोमिनेटिंग. समझ में आया. कंपल्सन टू स्पीक एनोदर लैंग्वेज इज लाइक डोमिनेटिंग. यहां तक हो गया, कनेक्ट करना. फ्रेंच थिंक्स दैट दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज and it is snatching away from them. It will be unfair and unkind. French language is natural to them as going to the prison. Compulsion to speak another language.
कम साथ में बोला करो। और इसकी तरफ मत देखो, अगर एक पॉइंट भी अगर आप भूलते हो तो आप उस पर ध्यान देने की जगह आप खुद सोचो कि इसके बाद मुझे बोलना क्या था। जल्दी किसी बात की नहीं है कि आप जल्दी भगना है साथ में, नहीं। ठीक है, अब तुम भी देखते हो मैं तुम्हें एक बार पढ़ा के पूरा बोलता रहता हूँ, कारण उसका क्या, क्योंकि अपन समझ रहे हैं कि पॉइंट क्या है, फिर हम ग्रामर हम जानते हैं तो बना के लिख सकते हैं। आप में कमियां होंगी तो वो भी चालू करूंगा ग्रामर, साथ में पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि सर आती है कि नहीं आती है, हर जगह इस्तेमाल होती है, सिखाऊंगा पूरी, थोड़ा एक बार बैच स्टेबल हो जाए। क्योंकि ग्रामर का ऐसा रहता है, कहानी तो मैंने 1 मिनट में समझाई और टेंशन खत्म, आगे चलो सब समझ में आएगा। ग्रामर का बेसिक समझना पड़ेगा तब आगे के नियम समझ में आते हैं। ठीक है कि नहीं, तो वो सब चीजें आपको सिखा दूंगा। अब सुनना, मन में बोलना, उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना। कनेक्ट कैसे करता हूँ आप भी सीख लो। फ्रेंच सोचता है, थिंग्स, सोचने को थिंक कहते हैं। वे बड़े हुए हैं, दे हैव ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, अब वो उनसे छिन रही है, इट इज स्नैचिंग अवे फ्रॉम देम। ठीक है, ये कैसा रहेगा, इट विल बी अनफेयर एंड अनकाइंड। जो फ्रेंच भाषा है वो उनके लिए नेचुरल है, फ्रेंच लैंग्वेज इज नेचुरल टू देम। जैसे कि क्वीन किसके लिए, एज क्वीन टू द पिजन। ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद कहा क्या, आप अटकते आओ कि अरे इसके बाद भाई लाइन क्या थी, तो ये लाइन बस आपको हिंदी में याद करनी है। हमने कहा इसीलिए, क्या बोला, सो कंपल्सन टू स्पीक, बोलने का। आप बाध्यता याद मत करना, आप इंग्लिश में याद करना कंपल्सन, किस चीज का, टू स्पीक, बोलने का। क्या, एनोदर लैंग्वेज, कैसा रहेगा, इज लाइक डोमिनेटिंग। आगे समझना, एज, जैसे कि, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब लगभग असंभव है, टू चेंज यानी बदल देना, द वे, तरीका, पिजन के, गाने का। कुकू करता है, अपन लगता है गाना गा रहा है, इसलिए इसको सिंग बोलना है बार बार। तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, टू चेंज, बदल देना, द वे, तरीका, जिस तरीके से पिजन गाता है। तो हमने कनेक्ट करना फिर से, कहां से, यहां से कनेक्ट होगा ये। इसीलिए कंपल्सन किस चीज का, टू स्पीक एनोदर लैंग्वेज इज लाइक डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग रहेगा, जैसे कि इन द, डोमिनेटिंग, एज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर सुनना, डोमिनेटिंग रहेगा, क्या डोमिनेटिंग रहेगा, एज, जैसे कि, इट इज यहाँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लगभग असंभव है, क्या असंभव है, चेंज, बदल देना, वे मतलब तरीका, किसका तरीका, पिजन के, गाने का, पिजन सिंग। तो पूरा समझना, हो जाएगा तुरंत यहां से। सो कंपल्सन टू स्पीक एनोदर लैंग्वेज इज लाइक डोमिनेटिंग, एज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू चेंज द वे पिजन सिंग। ठीक है यहाँ तक। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल, ये डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ए लैंग्वेज, एक भाषा को, विच इज फोर्सफुली इम्पोज्ड ऑन देम। फोर्सफुली का मतलब होता है जबरदस्ती, इम्पोज्ड का मतलब होता है थोप देना। थोप देना मतलब, थोप देना, जैसे एक एग्जांपल बताओ, आपके पिताजी आपसे कहेंगे सुनो आर्मी में जाना है, तुम्हारा मर नहीं है आर्मी का बिल्कुल भी, फिर पिताजी कह रहे आर्मी है भर्ती दे, दौड़ने जा। अब वो अपनी मर्जी तुम्हारे ऊपर क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं, इसी को कहते हैं थोपना। ठीक है कि नहीं, कंडे थापना, कंडे के यानी गोबर को अपने हिसाब से अपनी मर्जी से शेप देख के सुखा दो, थोप दिया या थाप दिया, ऐसा कुछ हो गया। और कुल मिला के हम कुछ करना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, थोप दिया, इम्पोज कर दिया, तुम्हारा मन हो या नहीं हो। हाँ, जैसे मान लो तुम यहाँ से कोई भी काम कर रहे हो, आपका मन है या नहीं, किसी ने आपको अपनी बातों में लेके अपनी मर्जी तुम्हारे ऊपर थोप दी और तुम वैसा करते चले जा रहे हो, इसी को क्या कहोगे, इम्पोज। तो हमने क्या कहा, इसीलिए सुनना आप केवल मन में, कंपल्सन किस बात का, टू स्पीक, बोलने का, एनोदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा, कैसा है, डोमिनेटिंग है, इज लाइक डोमिनेटिंग। फिर हमने बताया जैसे कि यह लगभग इम्पॉसिबल है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, किसके लिए, टू चेंज द वे, किसका, पिजन सिंग।
इसी प्रकार, इन द सेम वे, इन द इसी प्रकार, इन द सेम वे, यह डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट उन लोगों के लिए, फॉर द पीपल टू एक्सेप्ट अ लैंग्वेज, एक भाषा को स्वीकार करना, विच इज फोर्सफुली इम्पोज्ड, जो जबरदस्ती इम्पोज की जाती है आप पे, on them. Adopting a new language cause pain and discomfort. Adopting यानी अपनाना एक नई भाषा को, cause कारण बनता है, pain यानी दर्द का, और discomfort मतलब हड़बड़ाहट हो जाती है, comfort मतलब आराम, discomfort मतलब आराम से इंसान नहीं रह पाता। पूरा समझ में आया? यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से तो फिर से सुनना। कंपल्सन टू स्पीक अनदर लैंग्वेज इज लाइक डोमिनेटिंग, जैसे कि यह इम्पॉसिबल है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्या करना, चेंज करना, तरीका यानी द वे, किसका वे, पिजन के सिंग का, तो एज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू चेंज द वे पिजन सिंग। उसके बाद उसने क्या बोला, इन द सेम वे, इसी तरीके से, यह डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, टू एक्सेप्ट अपनाना, एनोदर लैंग्वेज या फिर ए लैंग्वेज, विच इज जो, फोर्सफुली दबावपूर्वक, इम्पोज्ड ऑन, अडॉप्टिंग अ न्यू लैंग्वेज कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो कॉपी निकालो, इसको लिख के देखो, तुरंत याद हो जाएगा। बाकी जो कल नहीं आए थे वो चलो इसको फिर कल ही लिख लेना, तो बाकी अगला वाला सब लिखेंगे। इसको अभी जो याद किया है उसको लिख के देखें, जो अभी आपने याद किया है उसको रफ में लिख के देखें। लिखने से ही हो जाता है, क्योंकि सुनाते वक्त हो सकता है एक बार पे भूले, वहीं मैंने किसी और से पूछने लगा या आप अटक गए। पहले इस वाले को रफ में आंसर लिख के देखो, ये तो मैं हटा रहा हूँ अभी, ये तुम बाद में लिखवा दूंगा किसी से, इससे आगे का जो लिखवाऊंगा वो सबके साथ लिखना। अभी जो याद किया है उसको लिख के देखो क्या कितना हुआ, लिख के देखो, याद जितना हो सके, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भूलेंगे वहाँ दोबारा पढ़ लेना, घर पर दोबारा लिखोगे, क्लियर हो जाएगा अपना काफी समय के लिए। जो भी याद हुआ करें तुरंत एक रफ लेके बैठें और उसको लिख के देखा करें। एक आध लाइन भूलोगे तुरंत उसको पढ़ें, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? लिख के देखें सभी लोग। देखो नहीं, अच्छा नोट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करें। हाँ नंबर बदल गए, नंबर की टेंशन मत लो। अभी क्या 11th का वो है ना, 11th में याद करने की आज रूल ख़त्म थी, मेमोरी पावर बहुत डाउन हो गई है, धीमे धीमे आएगी, क्योंकि दिक्कत इंग्लिश की नहीं रही है। अब दिक्कत है कि हिंदी में आगे क्या लिखना है यही भूल रही हो। ये इंग्लिश की दिक्कत नहीं है, ये हिंदी की दिक्कत है, आपको याद ही नहीं हो रहा कि आगे क्या लिखना है। वो धीमे धीमे आ जाएगा, 2 4 6 10 दिन 15 दिन लगेंगे।
क्या? रास्ते में जाते 10-15 मिनट तक वही तो वाला मतलब वो जा रहे हैं ना वहाँ पे मतलब ठेला है तो मैं पूछा था मतलब आप गली का रास्ते गली वो ऐसे रास्ता हो जाए ना ऐसे ही है सीधा सीधा। 2-4 से पहले आई तो मैं 2-4 मिनट में ठीक है, कोई बात अब तो नहीं। आया हम्म। आराम जाना गली तो बोलूँगी वहाँ से ज़्यादा पहुँची कुछ नहीं मैंने यहाँ पे 15 मिनट करा कुछ नहीं करना कुछ एक आध दिन आओगे, आ जाओगे। इंश्योरेंस वगैरह तो मेरे टेंशन नहीं पड़ेगी कौन सी क्या है बैठा हुआ है लेकिन फिर भी बेरोजगार इसी कारण है, क्योंकि ऐसे 10 12 का कोई सेंस नहीं बनता। और कारण ये है यहाँ की जो मेंटलिटी है वो बहुत गंदी है। अच्छा पढ़ाओ उसको लोग बेकार समझते हैं, और जो बेकार पढ़ा उसको अच्छा समझते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, लास्ट ईयर स्पोकन का बैच चलाया 11th क्लास का मैंने, 9 से 10। ठीक है, गिने चुने शायद 26 27 स्टूडेंट होंगे, कभी कभार 20 भी रह जाते थे वो। अच्छी लेवल की ग्रामर कराई और उनको इंग्लिश स्पोकन बोलना भी सिखाया। जबकि उससे पहले 10th में मेरे पास 120 के लगभग स्टूडेंट थी, 11th में 120 आना चाहिए, आया 20 25 स्टूडेंट। कारण के सर स्पोकन सिखा रहे हैं। अब बताओ स्पोकन क्या गंदा कर रहे हैं कुछ आपके साथ? अगर उस समय आपने सीखा होता कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं, कब कौन सी है लिखनी है, जो उस क्लास में बैठे हुए थे
उनको तुम आज भी पूरा चैप्टर बता दो और पूरा चैप्टर इंग्लिश में लिख देंगे, पूरा चैप्टर लिखवा लो। उनको ये 4 लाइन के आंसर लिखने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। आज उनको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं? और एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपको बोलना ही नहीं आया तो इंग्लिश पढ़ने का सेंस ही नहीं कोई बना। और वही 12th क्लास में पूरे साल क्वेश्चन आंसर ग्रामर पूरी कराई मैंने, लेकिन स्पोकन तो उसमें नहीं हो पाता। कराएंगे तो लोग बेवकूफ कहेंगे कि क्वेश्चन आंसर बोर्ड का पेपर स्पोकन करा रहे हैं, उसमें नहीं करा सकते। उसमें ग्रामर कराई, क्वेश्चन आंसर कराए, नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, सब लोग बढ़िया पास हुए, कुछ नहीं है। उस बैच में बैठने के लिए जगह नहीं थी। उधर पीछे था जो लगभग 80 की स्ट्रेंथ उसमें बन जाती थी, एडजस्ट करके बना देता था। 80 बैठने के बाद भी उसमें जगह नहीं थी। पिछले 11th जो पढ़े हैं, पूछो कितने लौट आए थे बच्चे, 5-5 6 करके मैंने, भैया जगह ना और कहीं देखो। मैं कह रहा हूं, मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूं, ये पढ़ाई घटिया है। भले ही मेरी कोचिंग कल बंद 200 आज ही हो जाए, मैं तुम्हें अवेयर करना चाह रहा हूं, ये पढ़ाई घटिया है। मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स, मैं भले ही कह रहा हूं यहां नहीं बैठोगे, बुरी मान के कहीं और बैठोगे, वो भी यही कराएगा, लेकिन सच बता रहा हूं इसका कोई सेंस नहीं बनेगा फ्यूचर में। 12th पास तो आपका होगा, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, चीज़ों को समझो और उसको सीखो और बना के देखो। कुछ समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जब वो सीख जाओगे ना, दोनों किताबों का ये कह दोगे बताओ कौन सा क्वेश्चन बताना है, उस आंसर को आप लिख पाओगे तुरंत। ये चीज़ें सीखो। अगर बनाना सीख गए तो आपको दोनों किताबों की केवल कहानी मुझे सुनानी होगी, आंसर बन जाएंगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बनाऊंगा नहीं, याद भी कराऊंगा, लिखाऊंगा, अभी जो होता है वो तो करना ही है। एक प्लस पॉइंट आपको सीखना है कि उसको बनाना सीखना है, ग्रामर का इस्तेमाल करना सीखना है। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा उसमें, उसको ध्यान दो। अभी तक जो हुआ उस चीज़ों को छोड़ो, उम्र निकल गई, जो होना था हो गया, डायरेक्ट 12th में आ गए, ठीक है। अगर आप 8th 9th 10th में 8th 9th या 11th में आए होते तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो गया होता। ऐसा नहीं कह रहा कि हो गया है। जो मुझ पर पढ़े हैं और वास्तव में पढ़ने वाले हैं, उनका लेवल देखना है तो मैं बुला बुला दूंगा आपको। चैप्टर से कोई नया चैप्टर आपके सामने समझा दूंगा, तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछना, आपको आंसर मिलेगा बिना लिखाए, ठीक है। तुम्हारे 12th में एक्सपेरिमेंट कर लेना, कभी ऐसा करना हो तो। तुम्हारे साथ वाली दीक्षा पढ़ाई है, तुम चैप्टर समझा देना पूरा, क्वेश्चन को उससे भी पूछ लेना, जो लिखाए नहीं है, किताब में नहीं हो वो पूछना, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे ही सुबह 8 बजे वाला बैच है, उसमें जो जो स्टूडेंट पढ़े हैं लास्ट ईयर, पढ़ने वाले हैं, उनको तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो, आंसर मिलेगा आपको। अब ऐसा नहीं कि इस साल उसको याद नहीं करा रहा, याद उन्हें भी करा रहा हूँ, ग्रामर फिर से कराऊंगा, लेकिन वो सीख चुके हैं, उनके लिए बहुत आसान नहीं है। आपको ये चीज़ सीखनी है, ठीक है कि नहीं। और इसमें घाटा हमेशा टीचर को होता है। अगर 2 बातें ज़्यादा सिखाने का प्रयास किया, सामने वाला सीखना नहीं चाहता, उसे चाहिए उतना ही, तो वो भग जाता है। मैंने 1-2 साल प्रयास किया है, पिछले साल किया था। हर साल 11th का बैच भी होता था 70 80 90 100 तक का, पिछले साल 25 बैठे थे बस, 25 27 बच्चे थे शायद। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, जिसको जो चाहिए वो खाओ, घी हजम नहीं हो रहा तो डालडा से काम चलाओ, चला रहे हो, ठीक है कि नहीं। बट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, क्योंकि सच बताऊँ मैं टीचर पैसे के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरा शौक था बचपन से कि टीचर बनूंगा, तो आज पढ़ा रहा हूँ, आज 12वीं साल चल रही है टीचिंग करियर की, नया नहीं हूँ। और ये मेरा शौक है, पेशन है, प्रोफेशन नहीं। और जो आपके लिए सही है, मैं 2 चीज़ों के कारण बना टीचर। एक तो झूठ नहीं बोलना आता मुझसे, तो इस प्रोफेशन में झूठ बोलने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि झूठ आज कुछ बोलो कल कुछ और बोलोगे, फंस जाओगे, दिक्कत वाली बात है। तो इस प्रोफेशन में झूठ नहीं बोलना। दूसरा शौक था, उसे अपन पूरा कर रहे हैं, जो सही है उसको बता रहे हैं। ये बात आपको फ्यूचर में समझ में आएगी। जो स्टूडेंट 12th पास कर चुका हो, 2-3 साल हो गए हो, अब उससे बात करना 12th के कोर्स के बारे में, या आपने जो सीखा उसके बारे में, कि क्या सही है क्या गलत। 12th के 2-3 साल बाद आपको सही बता पाएगा, अभी नहीं कोई बता पाएगा, क्योंकि उसे तो अभी जो टीचर कह दे वही उसके लिए सही, जैसे उसको माइंड अप कर दिया जाए, जैसा दिमाग में विचार डाले जाएंगे वैसा सोचेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, किसी भी टीचर पे पढ़ रहे हो आप, किसी के कहने से या क्या टीचर्स में देख रहे हो, आप ये देखना नॉलेज कहाँ ज़्यादा मिल रही है, वही पढ़ाई काम आ गई, उसके बाद आपकी डिग्रियां रखी रह जाएंगी, कोई मतलब की नहीं है। ये बात आपने सुनी भी है कई सारे महान लोगों से। और एक्सपेरिमेंट भी अगर देखना है तो आप अपने बड़े भैया बहन का देख लेना,
जिन्होंने केवल 12th पास किया था, भले ही 80% क्यों नहीं बना ली हो, अगर सीख के नहीं पढ़ा है तो आज वो जीरो है। सब पढ़ाई और समय बर्बाद हो गया। और जो सीख के पढ़ रहा है वो कुछ ना कुछ कर लेगा, वो कभी बेरोजगार नहीं रहेगा जिंदगी में, क्योंकि उसमें सीखने की क्या है, क्षमता है। आपका प्रयास करना सीखने का, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं कह रहा हूँ तो याद नहीं कराऊंगा, मैं याद कराऊंगा। हाँ, कारण क्या है कि तुमने आज तक रट्टू तोता ही रहे, 10वीं में भी रहे, कभी खुद खुद का दिमाग कभी लगाया, कभी घर पे बैठ के जो मैंने चैप्टर समझाया उसके बारे में सोचा विचार किया क्या था कहानी में। अब तुम्हें हिंदी भूल जा रहे हो, कारण क्या है, कहीं ना कहीं मेमोरी पावर खत्म है। अब इसको पढ़ने पढ़ाने का एक तरीका होता है, मैं बताऊं मेमोरी पावर शार्प कैसी होती है। इसमें आप मजाक का पात्र भी बनते हो, इधर तो मेरा अंदर है कोई नहीं देख रहा, उधर मेरा फ्रंट पे कोचिंग थी। स्मार्ट बोर्ड मैंने लास्ट ईयर मंगाया था, 2 साल हो गए इसको आए हुए खैर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 11th वालों को कार्टून के वीडियो दिखा रहा हूँ। 11th क्लास के बच्चों को क्या कार्टून दिखा रहा हूँ। कार्टून में कहानियां चल रही हैं, पहले हिंदी में, ठीक है। अब सब हंस रहे गए, देखो 11 वाले कार्टून दिखा रहे हैं। और बाहर ने कहा देखे आए जी, पढ़ाई हरी से आई। मैंने कहा हम तो देखे आए। अब जिस टीचर ने भड़का दिया, जो भड़क गया वो तो गया, और जो यहाँ बैठ के मेरी बात समझ के बैठा है वो सीखा। अब कारण क्या था, मैंने क्यों सिखाया, मैंने तुम्हें स्टोरी दिखाई, ये तरीके थे सिखाने के। कहानी पूरी दिखाई मैंने आपको 15 मिनट की, 15 मिनट कहानी दिखाने के बाद कहानी खत्म। अब मैंने कहा इस कहानी को अपन इंग्लिश में बनाएंगे। पहले मैंने आपसे इंग्लिश की बात ही नहीं करी, मैंने कहा इस कहानी को हिंदी में लिख के बताओ। अब आपने जो कहानी देखी है वो आप लिख रहे हो, ठीक है। और यहाँ से भी नहीं, घर से लिख रहे हो। कहानी देखी तुमने 9 बजे, घर पे होमवर्क कर रहे हो रात को 10 बजे या सुबह कभी जब टाइम मिला, तो कहानी दिमाग पे प्रेशर के क्या था कहानी में, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तो मेमोराइज करोगे तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी कि नहीं। तो आपने वो सोचा, फिर उस कहानी को लिखा, फिर मैंने यहाँ उसको ट्रांसलेट करना सिखाया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि आप कहानी को डायरेक्ट सोच रहे हो और इंग्लिश में लिखते चले जा रहे हो। उससे प्रॉफिट क्या हुआ कि डायरेक्ट पूरी कहानी इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना आ गया, स्टेप बाय स्टेप। फिर मैंने कहानियां चालू करी इंग्लिश की, अब मैं हिंदी में नहीं दिखा रहा। अब टोटल कहानी कहाँ में चल रही है, इंग्लिश में। अब जब सामने से आप इंग्लिश सुनोगे तो भाषा हम सुन के सीख जाते हैं। बच्चे को कोई सिखाता नहीं है गाली देना कि सुन जिस सबक में चैप्टर 1 जी वाली गाली देना, कोई ऐसा कुछ करे। वो आपसे जो सीखता है वही सुनता है वही सीखता है, ऐसी लैंग्वेज सुन के सीखी जाती है। तो वो आपको क्या मेथड सिखाए गए। अब देखने वाले बेवकूफ कह सकते हैं, लेकिन वो तरीका है। तो मेमोरी पावर बढ़ानी पड़ेगी आपको, समझ में आई बात। छोटा सा क्वेश्चन है, समझाऊंगा, इसके बाद शायद एक और है लॉन्ग का क्वेश्चन, कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर के बाद पहले अगले 4-5 दिन मैं आपको सिखाऊंगा, कोर्स को थोड़ा रोकूंगा सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले, ठीक है। चालू मैंने इसलिए किया क्योंकि टीचर कुछ भी घुमा देता है, यही कह देंगे तो ग्रामर टेंस पढ़ाते रहते हैं। अरे टेंस तुम्हें आए तो ढंग से उनका इस्तेमाल करना तो आए, उसकी कितनी वैल्यू है। मैं कह रहा हूँ अगला एक हफ्ता इसको टेस्ट हो जाने दो, मंडे को कल चैप्टर खत्म होगा, संडे को टेस्ट ले लेंगे ज्यादा होगा तो। उसके बाद एक हफ्ता जो सिखाऊं उसको सीखना, और आपका उसका प्रॉफिट देखना अगले हफ्ते जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे। बट 7 दिन में तुमने छुट्टी करी, फिर कहोगे सर ये क्या हो रहा है, तो फिर वो आपकी गलती होगी। अगले 7 दिन तक कोई छुट्टी ना हो, ठीक है कि नहीं। मैं ग्रामर चैप्टर के बाद चालू करूंगा सिखाना, 7 दिन में आपका करा दूंगा इतना जो मैंने इतनी बातें बताई। आप कहानी को पूरा हिंदी से इंग्लिश में लिख पाओगे 7 दिन के अंदर। फिर प्रैक्टिस आपको करना है, सीख लेना। फिर कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझना, एक बार घर से याद करके लाना, नहीं होगा तो फिर तो अपना कराएंगे, बट 12th में वो एक क्वेश्चन तो याद कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है ध्यान समझना, अभी फिक्स 11 ही हुए। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। समझ लेना, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, भाषा के आधार पर। माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम हो, जैसे जाति के आधार पर कहो तो अपनी अम्बा में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम्स की संख्या कम है, वो काय में आ गए, माइनॉरिटी में, ठीक है। यहाँ भाषा के आधार पर बात करूं तो केरला का स्कूल खुला है वो शांति निकेतन, कुछ टीचर्स केरला के हैं और भी स्कूलों में हो सकते हैं। तो केरला के जो यहाँ लोग हैं वो बोलते हैं मलयालम, ठीक है, केरला मलयालम बोली जाती है। तो भाषा के आधार पर वो कैसे हुए, माइनॉरिटी में आ गए कि नहीं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब भाषाई आधार पर जो लोग कम हैं उनको कहेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी।
तो क्या होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के साथ, उन लोगों के साथ जो भाषा के आधार पर कम है इन ए स्टेट, किसी राज्य में, हाउ डू यू थिंक, तुम कैसे सोच सकते हो, दे कैन कीप, कि वो रख सकते हैं अपनी भाषा को अलाइव मतलब जीवित। केरला वाले यहाँ रह रहे हैं, केरला के बच्चे हैं छोटे, उनके बच्चे भी होंगे टीचर्स के, अब वो अगर अपने तुम्हारे साथ पढ़ेंगे तो वो हिंदी सीखेंगे या मलयालम? हिंदी। अगर यहीं रहे लंबे समय तक तो वो मलयालम भूल के क्या पे आ जाएंगे, हिंदी पे, अपनी मातृभाषा भूल जाएंगे। और मातृभाषा भूल गए तो वहाँ का जो कल्चर संस्कृति है उसको भी धीमे धीमे भूलेंगे, तो उसको बनाए कैसे रखना है। अगला क्वेश्चन इसी में है, एग्जाम्पल बोल रहा है, पंजाबी लोग अगर कहाँ रहने लगे, बेंगलोर में, बेंगलोर में बंगाली बोली जाती, सॉरी कन्नड़ बोली जाती है, कर्नाटका का है, कन्नड़ बोली जाती है वहाँ। तमिलियंस, तमिल वाले लोग कहाँ रहे, मुंबई में, मुंबई में मराठी बोली जाती है, और कुछ तमिल लोग आके मुंबई में रहने लगे तो वहां सब मराठी वाले मिलेंगे। कन्नड़गाज, कन्नड़ वाले कहाँ आ जाए, दिल्ली में, या गुजरात वाले कहाँ पहुंच जाए, कलकत्ता में बंगाली बोली जाती है। तो अगर ये भाषा के आधार पर कोई कहीं और दूसरी जगह में, दूसरी स्टेट में रह रहा है तो ऐसा वो क्या करें कि उनकी भाषा बनी रहे, उनकी भाषा वो भूले ना। तो आंसर समझना, टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, टू कीप का मतलब रखना, देयर लैंग्वेज अपनी भाषा को, अलाइव मतलब जीवित या बनाए रखना। द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो भाषा के आधार पर कम है, मान लो यहाँ केरला वाले रह रहे हैं कम है, तो उन लोगों का क्या कर सकते हैं वो, माइनॉरिटी कैन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भाषा के आधार पर जो लोग हैं वो कैन फॉर्म मतलब बना सकते हैं, इस फॉर्म का मतलब बनाना है क्या, स्मॉल कम्युनिटीज, छोटे छोटे समुदाय। समुदाय कैसे होते हैं, जैसे जाति के आधार पर बताऊं, अंबा में अग्रवाल समाज, अग्रवाल समाज में उनके धर्म में अगर कुछ होगा कि ये फलानी में पुण्यतिथि मनानी है तो अग्रवाल समाज पूरा इकट्ठा होता है, एक की जगह 4-4 बैंड लगाते हैं, फिर रैली निकालते हैं। संख्या में कम है लेकिन उनका क्या है, स्मॉल कम्युनिटी बन गई है पूरी, सब लोग बैठते हैं, निर्णय लेते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं आपस में और काम करते हैं। जैन समाज, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे, अभी देखा था पिछली साल, कुछ हुआ था उनका जो भी था। तो ये क्या है, इनके छोटे छोटे क्या है, कम्युनिटी है। अलग अलग रहेंगे तो ये पावरफुल नहीं रहेंगे, कम्युनिटी है तो पावरफुल है। किसी एक के ऊपर कोई दिक्कत आई तो सब लोग थाने में खड़े हैं कि हमें उसका निर्णय दिलवाओ, पकड़वाओ उसको, पूरा व्यापार समाज, पूरा बाजार बंद, तो उसका ताकत का फर्क पड़ता है कि नहीं। तो ये जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर बोल रहे हैं। तो कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषाई आधार पर जो लोग हैं, कैन फॉर्म बना सकते हैं स्मॉल कम्युनिटी, छोटे छोटे समुदाय। किस लिए, वेयर इसका मतलब है जहां, दे कैन सेलिब्रेट वो सेलिब्रेट कर सकें यानी उत्सव मना सकें, देयर फेस्टिवल अपने त्योहारों को, एज पर देयर ट्रेडिशन, एज पर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपराएं, अपनी परंपराओं के अनुसार। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ, मना लो। मोर ओवर इसके अलावा, दे कैन कंटिन्यू टू स्पीक देयर लैंग्वेज एट देयर होम, और वो अपनी भाषा को अपने घर पर बोलना जारी रख सकते हैं। आप देखना केरला वाले आपस में बात करेंगे तो मलयालम में करेंगे, वो कभी हिंदी में नहीं करेंगे, आपस में मलयालम में करते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आए और उनकी भाषा बनी रहे, ठीक है। तो दे कैन कंटिन्यू टू स्पीक देयर लैंग्वेज एट देयर होम, अपने घर पे अपनी घर की भाषा बोलें। दे मस्ट विजिट देयर नेटिव प्लेस टू स्टे क्लोज टू देयर रूट्स, और जहाँ की वो पैदा हुए, जहाँ उनका घर है, जहाँ उनका गांव है, वहाँ घूमने जाते रहना चाहिए ताकि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें। क्वेश्चन ये था, घर से करना हो जाएगा, नहीं होगा तो कल देखेंगे। फिर कह रहा हूँ बनाना सीखना है तो अगले 8-10 दिन तक छुट्टी ना करना।